हाँ तो स्टूडेंट्स, आज कक्षा 9 के लिए विषय विज्ञान में उपविषय भौतिक विज्ञान और पार्ट 10 है गुरुत्वाकर्षण बल। चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण। और बच्चों, आज हम इस चैप्टर में अपने आसपास जो वस्तुएं होती हैं उन वस्तुओं का पृथ्वी पर गिरना और पृथ्वी का उन वस्तुओं से क्या संबंध है ये पता लगाना, और न्यूटन नाम के वैज्ञानिक का इस विचार से क्या संबंध रहा और उन्होंने इस विचार से क्या नया कुछ हमारे लिए दिया। अब हम उन्हीं के आधार पर 2-3 घटनाएं पढ़ेंगे और उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। बच्चे को आइजैक न्यूटन नाम के एक वैज्ञानिक थे। बचपन में वो बहुत ही पढ़ने के प्रति जागरूक भी थे। एक बार की बात है, वो एक पेड़ के नीचे सो रहे थे। उनको सोते समय अचानक ऊपर से कुछ वस्तु गिरने की आभास हुआ और उन्होंने ये सोचा कि ये वस्तु मेरे ऊपर ही क्यों गिरी। अब ये बात छोटी कक्षाओं में भी पढ़ने को मिल जाती है कि आइजैक न्यूटन एक पेड़ के नीचे सो रहे थे, उन पर एक सेब गिरा और उन्हें ये ध्यान रखा कि ये सेब मेरे ऊपर ही क्यों गिरा। इस पर उन्होंने विचार किया। विचार करते करते उनके दिमाग में एक बात समझ आई कि कुछ ना कुछ ऐसी वस्तु ज़रूर है, कोई ना कोई ऐसा कारण ज़रूर है जो पृथ्वी इन वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। अब इस विचार के साथ उन्होंने काम करना प्रारंभ किया। उन्होंने इस विचार को रोकते हुए एक विचार और सोचा कि जो घटना इस पृथ्वी पर हो रही है, क्या चंद्रमा पर भी ऐसी घटना हो सकती है। अब उन्होंने एक विचार और सोचा कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में इस प्रकार का संबंध है या नहीं है। उन्होंने इस टॉपिक को बहुत बारीकी से मनन किया, स्टडी करी और अंततः उन्होंने अपने इस विचार में सफलता भी पाई और उन्होंने अपने संबंध में, अपने इस टॉपिक के संबंध में एक विचार प्रस्तुत किया अपनी खोजों से। विचार ये बताया कि प्रत्येक वस्तु जो पृथ्वी की ओर गिरती है वो एक बल के कारण गिरती है। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु पर एक बल लगाती है, जिस बल के कारण वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है। इस बल को उन्होंने गुरुत्वबल का नाम दिया। अब गुरुत्वबल के नाम देने के साथ साथ उन्होंने ये बात छोटे पिंडों से लेकर बड़े पिंडों तक सोचना प्रारंभ किया। उन्होंने ये सोचा कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में कोई ऐसा बल है क्या। जब एक फल पृथ्वी के केंद्र की ओर खींच सकता है तो चंद्रमा भी तो खींचना चाहिए। चंद्रमा क्यों नहीं खींचता। उन्होंने फिर एक विचार और प्रस्तुत किया इस बात को समझने के लिए। उन्होंने ये विचार रखा कि जो आकाशीय पिंड होते हैं उन पिंडों के बीच आकर्षण बल लगता है और ये एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। इस आकर्षण बल को ही हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। आज जो टॉपिक हमारा वो उसी बल के संबंध में है। अब गुरुत्वाकर्षण बल के लिए क्या कोई फॉर्मूला है, क्या कोई फॉर्मूला हो सकता है। उन्होंने ये भी सोचा। उन्होंने आकाशीय पिंडों के लिए गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला भी दिया। फिर गुरुत्वाकर्षण फॉर्मूले के लिए उसमें एक नियतांक भी माना जिसे हम कैपिटल जी से शो करते हैं। फिर व्यंजक प्रस्तुत किया। फिर इस बल का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है ये भी बताया। और फिर पृथ्वी का जो गुरुत्व त्वरण होता है स्मॉल जी और
आकाशीय पिंडों के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है जी, बड़ा जी, छोटा जी और बड़ा जी में फिर संबंध बताया, फिर अपनी व्याख्या करी उन्होंने द्रव्यमान और भार के संबंध में। तो देखिए, अब हम पहले वस्तुओं के गिरने के संबंध में बात करते हैं। तो मान लीजिए कोई वस्तु पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई पर है और वह नीचे की ओर गिर रही है। तो न्यूटन ने यह विचार प्रस्तुत किया कि पृथ्वी के अंदर एक कोई ऐसा बल है जो प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करता है। इस बल को उन्होंने गुरुत्व बल के नाम से दिया। इस बल का नाम गुरुत्व बल उन्होंने कहा। अब न्यूटन का विचार ये भी था कि ये जरूरी नहीं है कि पृथ्वी के आसपास के पिंडों में ये ऐसा बल है, बल्कि पृथ्वी से अलग आकाशीय पिंडों की बात करें हम बड़े बड़े, तो उनके बीच में भी एक बल लगता है। ये एक दूसरे को आपस में आकर्षित करते हैं। यदि आकर्षित ना करते तो जिस प्रकार से कोई फल या कोई वस्तु पृथ्वी केंद्र की ओर आकर्षित हो गई, ठीक उसी प्रकार से चंद्रमा या और अन्य आकाशीय पिंड पृथ्वी की ओर खिंच जाते। किंतु ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसको समझाने के लिए उन्होंने एक प्रारूप दिया। देखिए, मान लिया हमारे पास एक टुकड़ा है, पत्थर का टुकड़ा है, और हमने उस पत्थर के टुकड़े को एक धागे में बांध लिया। ये हमारे पास धागा है और ये पत्थर का टुकड़ा है, और हमने फिर इसको हाथ में बांध करके घुमाना स्टार्ट कर दिया, आरंभ कर दिया। तो इसकी स्थिति किस प्रकार से आ जाएगी, देखिए, इसकी स्थिति किस प्रकार से आ जाएगी। बीच में हाथ है ये, और ये वस्तु है। धीरे धीरे अपनी जगह बदलते हुए ये चलता रहेगा, और ये गति होती रहेगी। ये गति जो होती है, जिस कारण होती है, उस कारण का उन्होंने आभास किया, और उन्होंने वस्तु पर अंदर की ओर एक बल की कल्पना की और बताया कि जब कोई वस्तु इस प्रकार की गति करती है, वृत्तीय पथ पर गति करती है, तो उस पर एक केंद्र की ओर बल लगता है, जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। इस अभिकेंद्र बल के कारण ही वस्तु को केंद्र से एक आकर्षण बल मिलता है, जिसकी वजह से यह अपने वृत्तीय पथ पर घूमना प्रारंभ करती रहती है। अब जब बल आकर्षण लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है पिंड अंदर की ओर आना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। तो उन्होंने एक कल्पना और प्रस्तुत की कि इस पर एक आकर्षण बल जो सेंटर की ओर लग रहा है, इतने ही किंतु बाहर की ओर बल लगता है, जिसे हम एक छद्म बल भी कहते हैं। ये अपकेंद्र बल के नाम से जाना जाता है। बाहर की ओर एक फोर्स और लगा, जिसकी वजह से ये F1 और F2 की बात फोर्स रख दें तो दोनों बराबर होते हैं, जिसकी वजह से वस्तुएं अपने वृत्ताकार पथ पर घूमती रहती हैं। वास्तव में चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर इसी प्रकार वृत्ताकार गति करता है, और चंद्रमा पृथ्वी की ओर और पृथ्वी चंद्रमा की ओर एक दूसरे को खींचते रहते हैं। दोनों के बल समान होते हैं, अभिकेंद्र और अपकेंद्र बल दोनों समान होते हैं, जिसकी वजह से ये जो है वृत्तीय पथ पर घूमते रहते हैं। इसीलिए चंद्रमा पृथ्वी की ओर नहीं खींचता और पृथ्वी चंद्रमा की ओर नहीं खींचती। अब इस लगने वाले बल, जिस बल का नाम उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल नाम दिया, इस बल के लिए आकाशीय पिंडों में उन्होंने एक व्यंजक दिया। अब आकाशीय पिंडों के लिए व्यंजक क्या दिया, देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल का नाम उन्होंने अपने नाम पर दिया, इसको गुरुत्वाकर्षण बल का व्यंजक। देखिए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो आकाशीय पिंडों की कल्पना की, और मान लिया एक आकाशीय पिंड M1 है, और ये कुछ नियत दूरी पर, मान लिया दूरी बीच की R है, आप D भी ले सकते हैं, और एक पिंड आकाश पिंड M2 है। अब इनके बीच जो बल लगेगा
वो बल F एक दूसरे को खींच रहे हैं, ये होगा। और ये बल जो होगा वो किन किन बातों पर निर्भर करता है देखेंगे। लगने वाला बल अर्थात आकाशीय पिंडों के बीच लगने वाला बल इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। दूसरी बात क्या बताई इन्होंने, लगने वाला बल इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती भी होता है। जब दोनों नियमों को संयुक्त कर देते हैं, दोनों नियमों को संयुक्त करने पर क्या होता है देखिए, F तो यहाँ पर एक ही फैक्टर है, एक ही कॉमन बात चल रही है समानुपाती, किंतु किन किन पर डिपेंड कर रहा है, द्रव्यमानों के गुणनफल पर और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम पर। तो जो अनुक्रमानुपाती है वो पार्ट तो ऊपर आता ही आपको पता है, जो व्युत्क्रमानुपाती होता है वो नीचे आता है। जब आप में मल्टीप्लाई होगी इसकी तो आप जानते हैं m1 m2 अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। किंतु ये समानुपाती जब हम हटाते हैं तो यहाँ पर एक नियतांक आता है और उस नियतांक को हम लिखते हैं g। तो नियम बन जाएगा आपका F बराबर g इंटू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जहां g एक समानुपाती या अनुक्रमानुपाती नियतांक है। नियतांक बोल दीजिए या स्थिरांक बोल दीजिए, स्थिरांक है। इसे सार्वत्रिक या सार्वभौमिक नियतांक कहते हैं। क्यों कहते हैं ये सुनिए। वास्तव में इस कैपिटल G को यदि ज्ञात किया जाए और वैल्यू आंकिक मान में प्राप्त की जाए तो इसकी जो वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होती है। अब इसकी वैल्यू जो है आकाशीय पिंडों के बीच जो समय परिवर्तित होता है, चाहे उसमें जाड़ आ रही हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई सा भी मौसम हो, इस G के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ताप दाब आदि का इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऋतुओं परिवर्तन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो इस G को बोलते हैं हम सार्वत्रिक नियतांक, सार्वभौमिक नियतांक, यूनिवर्सल कांस्टेंट, क्योंकि इस पर किसी मौसम का किसी बदलाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मालूम भी कर लिया जाता है कि कैपिटल G को सार्वभौमिक नियतांक क्यों कहते हैं। चलिए, तो हमने आपको गुरुत्वाकर्षण बल नियतांक के लिए फॉर्मूला दिया है, तो दोबारा सुन लेंगे। न्यूटन के अनुसार किन्हीं दो आकाशीय पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, किंतु बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र होता है F बराबर G इंटू m1 m2 बटे r स्क्वायर, जहाँ G एक सार्वत्रिक नियतांक है। इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होती है। अब बात करते हैं व्यंजक की होगी। अब बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण बल का महत्व हमारे जीवन में क्या है। बच्चों, हम पृथ्वी पर घूमते हैं, चल फिरते हैं, पौधे खड़े हैं, वृक्षों पर लगे फल पकने के बाद नीचे गिरते हैं, या हम किसी फल को तोड़ने के लिए प्रयास करते हैं तो वो नीचे गिरता है। ये सब क्यों होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। यदि ये नहीं होता तो हम पृथ्वी पर चल नहीं पाते, पेड़ों पर लगे फलों को तोड़कर हम खा नहीं पाते, और विभिन्न प्रकार के वृक्ष हैं वो इसी बल के कारण खड़े हैं। छोटा जी बड़ा जी की बात आती है अब तो अब देखेंगे ध्यान से। छोटा जी बड़ा जी मैं आपको समझाऊंगा। मैंने आपको भी बताया कि मान लिया हमारे पास एक पृथ्वी की सरफेस है, ये पृथ्वी हमने मान ली, और पृथ्वी के केंद्र से कुछ दूरी पर यह सरफेस के पास एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है।
पृथ्वी का संपूर्ण द्रव्यमान कैपिटल M से शो कर रहा हूं मैं, और बीच की दूरी ये हमारे पास R है। अब इन दोनों आकाशीय पिंडों के बीच, अब हमारे पास तो सिंपल पृथ्वी है और एक वस्तु है, तो वस्तु और पृथ्वी के बीच भी बल लगेगा। जब बल लगेगा तो आप जानते हैं क्या बल लग जाएगा, F बराबर G इंटू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। पर यहाँ M1 कितना है, M1 तो स्मॉल m मान लिया हमने, M2 हमने कैपिटल M मान लिया पृथ्वी के लिए, ये वस्तु के लिए ले लिया हमने, और ये ले लिया पृथ्वी के लिए ले लिया। तो फॉर्मूला बन गया हमारे पास G स्मॉल m कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। किंतु मैंने आपसे कहा जब वस्तु कोई पृथ्वी के चारों ओर घूमेगी तो उस पर जो बल लगेगा वो बल गुरुत्व बल के कारण ही लगता है। तो F की जो वैल्यू होती है न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से, गति वाले नियम से, तो बच्चों क्या होता है, F बराबर mg भार के लिए, तो दोनों आपस में बराबर रख देंगे। यहाँ mg इजिकल टू g स्मॉल m कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल कर देंगे, स्मॉल g बराबर g इंटू कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। यही छोटा g और बड़ा g में संबंध होता है। द्रव्यमान और भार की बात करते हैं। द्रव्यमान क्या होता है और भार क्या होता है। बच्चों कोई भी वस्तु हो, उस वस्तु के अंदर जितनी पदार्थ की मात्रा होती है उस पदार्थ की मात्रा को कहते हैं वस्तु का द्रव्यमान, और उस पदार्थ की मात्रा पर जो पृथ्वी का गुरुत्व बल काम करता है उसको बोलते हैं भार। देखिए मान लिया कोई वस्तु है हमारे पास, द्रव्यमान इसका m है, तो इसकी मात्रा नियत होगी। इसको चाहे पृथ्वी पर चेक कर लीजिए चाहे चंद्रमा पर ले जाकर चेक कर लीजिए, द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है। किंतु पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर या पृथ्वी तल से नीचे जाने पर स्मॉल g के वैल्यू में परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से वस्तुओं का भार भी बदलता रहता है। और भार होता क्या है, किसी वस्तु का द्रव्यमान और उस पर गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की गुणनफल को वस्तु का भार कहते हैं। इसे W से पर देख सकते हैं, और भार बराबर हो जाएगा वस्तु द्रव्यमान गुणा गुरुत्वाकर्षण। ये जैसे जैसे पृथ्वी तल से हम ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे भार का मान बदलता रहता है, अर्थात ये अचर नहीं होता है। तो आप अंतर भी याद कर सकते हैं, वस्तु का द्रव्यमान नियत होता है, भार नियत नहीं होता है। वस्तु के द्रव्यमान को किलोग्राम, इसका एम के व्यक्ति मात्रक होता है, भार का मात्रक हम जो किलोग्राम भार में लिखते हैं ये एक अदिश राशि है, ये एक सदिश राशि है। इस प्रकार से आप भार और द्रव्यमान में अंतर याद करेंगे, और जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं ये टॉपिक सभी आप तैयार कर लेंगे। ये चैप्टर बहुत वैल्यूएबल है, एग्जाम में कई बार मालूम किया जाता है, और इसके जो शेष पार्ट्स हैं आपको PDF के माध्यम से मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।